हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का क्लास है एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री से यूनिट एंड कैलकुलेशन। और ये यूनिट एंड कैलकुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का क्लास जो है यूनिट्स एंड कैलकुलेशन। तो हम देखेंगे आज यूनिट एंड कैलकुलेशन में आपका फर्स्ट हो जाएगा mg पर dl। mg पर dl, mg पर dl का मतलब होता है हाउ मिलीग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो डेसीलीटर है, इसका मतलब होता है 100 ml। और mg क्या है? एक अननोन सब्सटेंस है, मतलब 100 ml। ये जो ml ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा? तो ये ब्लड है। ये तो 100 ml ब्लड में कितने मिलीग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है? तो इसे हम कैसे दिखाते हैं? mg पर dl से। जैसे आपका जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज का जो यूनिट होता है, जैसे क्रेटिनिन हो गया, क्रेटिनिन। उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन। तो ये इसके जो नॉर्मल रेंज होता है, जो इसकी जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? mg पर dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है। सेकेंड यूनिट से है मिलीमोल पर लीटर। सेकेंड जिसे हम रब कर दें, सेकेंड यूनिट है मिलीमोल पर लीटर। तो मिलीमोल पर लीटर, तो आपका जो ये लीटर हुआ, ये जो लीटर है दैट मीन्स 1 लीटर। तो ये 1 लीटर किसकी वॉल्यूम हो जाएगी? ब्लड की वॉल्यूम हो गई। ठीक है, ये ब्लड हो गया। और आपका मिलीमोल मतलब 1 लीटर ब्लड में कितना मिलीमोल सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, उसको एक्सप्रेस करेंगे मिलीमोल पर लीटर से। ओके। तो मिलीमोल, अगर हम मोल की बात करें तो मोल जनरली क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका इस 1 मोल जो है इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। 1 मोल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। और ये जो डाटा है इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन लैब में हम इसका यूज जो है मिली मोल में करते हैं। डायरेक्ट हम मॉलिक्यूल में नहीं करके किस में करेंगे? तो मिली मोल में करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो फास्टिंग में होता है, फास्टिंग में जो ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज है वो आपका 70 से लेकर 110 mg पर dl है। mg पर dl अगर इसे हम मिलीमोल पर लीटर में अगर हम कन्वर्ट करें, मिलीमोल पर लीटर में कन्वर्ट करें, तो इसका जो रेंज आ जाएगा 3.9 से क्या हो जाएगा? 6.1 मिलीमोल पर लीटर। तो ये हुआ कैसे? इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो जब mg पर dl, जब मिलीग्राम पर डेसीलीटर को अगर हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो क्या निकल जाएगा? मिलीमोल पर लीटर निकल जाएगा। लेकिन जब मिलीमोल पर लीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 से, तो हमारा निकल जाएगा mg पर dl। तो ये आपका था मिलीमोल पर लीटर। फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि मिलीमोल पर लीटर होता क्या है कि 1 लीटर ब्लड में कितना मिलीमोल कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसका जो यूनिट लिखेंगे हम मिलीमोल पर लीटर लिखेंगे। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फास्टिंग रेंज है 70 to 180 mg पर dl। ठीक है।
अगर इसी को हम मिली मोल पर लीटर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.9 to 6.1 mg पर dl। क्लियर। और हमने इसे बताया कि जब mg पर dl को अगर आपको मिली मोल में निकालना है तो क्या करना होगा, mg पर dl को 18 से डिवाइड करना होगा। लेकिन जब ग्राम पर डेसीलीटर निकालना होगा तो ये आपको याद रखना है, mg पर dl के लिए 18 से डिवाइड करने पे मिली मोल निकल जाएगा, और जब मिली मोल को 18 से गुना करोगे तो क्या निकल जाएगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड यूनिट्स है, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, इसे पहले रफ कर लें। थर्ड यूनिट तो फर्स्ट हो गया mg पर dl, सेकेंड हो गया मिली मोल पर लीटर। और मिली मोल पर लीटर जैसे किसके लिए करते हैं, जैसे ग्लूकोज के लिए हो गया, ग्लूकोज हो गया। उसके बाद जैसे सोडियम को जब जो नॉर्मल रेंज है वो मिली मोल पर लीटर में होता है। पोटेशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम का जो नॉर्मल रेंज होता है 135 से लेकर 135 टू 145 मिली मोल पर लीटर। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो सोडियम का नॉर्मल रेंज 135 से 145 और इसका जो यूनिट होगा मिली मोल पर लीटर में होगा। अगर हम नेक्स्ट थर्ड बात करें तो नैनोग्राम पर ml। थर्ड हो जाएगा आपका Ng पर ml, नैनोग्राम पर ml। तो नैनोग्राम पर ml फिर वही बात है कि जो ml है आपका ml ये जो ml है ये मिलीलीटर, तो ये जो मिलीलीटर है किसको, ये ब्लड है, और ये नैनोग्राम क्या हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया। दैट मीन्स 1 मिलीलीटर ब्लड में कितना नैनोग्राम पदार्थ है, इस चीज को हम किस यूनिट से दिखाएंगे, नैनोग्राम पर ml से दिखाएंगे। और 1 नैनोग्राम एक बहुत छोटी यूनिट्स होती है, ये हमें पता है। इसका जो वैल्यू होगा आपका 10 पर पावर 9 होता है, 10 पर पावर 9। ओके, ये 10 पर पावर 9 क्या है, 1 नैनोग्राम की वैल्यू होती है। जैसे आप ये जो नैनोग्राम पर ml है किस टेस्ट का नॉर्मल रेंज का यूनिट होता है, जैसे आपका है ट्रोपोनिन जो क्या था, कार्डियक मार्कर टेस्ट है, एक बायो मार्कर है। तो आपने ट्रोपोनिन में देखा था 0.04 नैनोग्राम पर ml होता है इसका यूनिट। दैट मीन्स 1 मिलीलीटर ब्लड में 0.04 नैनोग्राम क्या ऐड है इसके अंदर, तो आपका ट्रोपोनिन है। और हमने बताया था कि ट्रोपोनिन जो होता है एक गोल्डन मार्कर है, किसके लिए, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के लिए। और जब भी हार्ट अटैक आएगा तो ये ट्रोपोनिन से हम कंफर्म करते हैं कि इस पेशेंट को क्या हुआ था, अभी हार्ट अटैक आया था। तो इसके लिए हम नैनोग्राम पर ml के लिए पर ml यूनिट का यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे ट्यूमर मार्कर है जो कैंसर के लिए जो मार्कर यूज होती है, उस ट्यूमर मार्कर का भी जो यूनिट होता है वो आपका नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। उसके बाद जैसे आपका AFV है, उसके बाद CA-125 है, ये भी क्या है, कैंसर मार्कर है। तो नैनोग्राम पर मिलीलीटर और 1 नैनोग्राम इक्वल टू होता है 10 पर पावर 9। तो थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखेंगे पिकोग्राम पर मिलीलीटर, तो पिकोग्राम, तो कैसे इसको लिखेंगे, पिकोग्राम
पर मिलीलीटर। तो ये जो ml है ये क्या है, आपका ब्लड का वॉल्यूम है, और ये पिकोग्राम क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। मतलब 1 मिलीलीटर ब्लड में कितना पिकोग्राम कोई सब्सटेंस है उसे हम पिकोग्राम पर ml में दिखाते हैं। पिकोग्राम एक बहुत छोटी यूनिट होती है। तो पिकोग्राम का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 पर पावर 12। दैट मीन्स 1 ग्राम में कितना पिको हो जाएगा, तो 10 पर पावर 12 पिकोग्राम। ये पिकोग्राम ml जैसे आपका TSH है, थायराइड है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का जो नॉर्मल रेंज होता है 0.4 से लेकर कितना होता है 0.4 से लेकर 4। जैसे आपका हो गया BNP हो गया, ये भी एक प्रकार का कार्डियक बायोमार्कर था। जैसे आपका हार्मोन्स हो गया। तो ये सब जो टेस्ट है इसके जो यूनिट्स होते हैं नॉर्मल रेंज के, वो क्या होता है पिकोग्राम पर ml। तो पिकोग्राम एक बहुत छोटी सी मात्रा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये था पिकोग्राम। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी। तो एग्ज़ाम में अभी के जो एग्ज़ाम है एम्स वगैरह लैब टेक्नीशियन के लिए, तो कभी इसी में मोल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम जानेंगे मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के निकालने का तरीका है ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें पहला फार्मूला ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कि ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा है, अगर दूसरा फार्मूला आपका होगा, अगर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम का फार्मूला हो जाएगा ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो क्या करना है 6.023 इंटू 10 पर पावर 23 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसको क्या करना पड़ेगा, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। किस पे स्टैंडर्ड STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है वैल्यू, तो 22.4। तो फिर समझिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम का फॉर्मूला है ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रोस नंबर। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट से 3 फॉर्मूले हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन है 4 ग्राम 4 ग्राम हमारे पास क्या है, मीथेन है, CH4 है। तो फाइंड करना है मोल मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम। तो अभी हमने बताया मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम वेट बट्टे क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए ग्राम वेट कितना दिया हुआ है इसका
4 दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो CH4 है, कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 16। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 16। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मोल्स। तो ये क्या निकला, मोल्स निकल गया। अगर हमें निकालना है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था, ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बटे क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या 6.023 इंटू 10⁻23। तो ग्राम वेट कितना है 4 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 है। अगर हम इससे डिवाइड करें 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करें, 4 चौका 16 हो गया। तो 4 चौका 16, अब ये बचा 4 यहाँ पे, 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये क्या निकल गया, मॉलिक्यूल निकल गया। अगर हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्राम वेट, तो ग्राम वेट कितना है 4 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 16 है, और इसे क्या करेंगे 22.4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम क्या होगा 5.6 लीटर है। तो तो हमने देखा मोल निकालने का तरीका, मॉलिक्यूल निकालने का तरीका एंड वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो मोल के लिए सीधा ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। सेकंड है मॉलिक्यूल निकालना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालना है तो ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोलरिटी, नेक्स्ट है मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट का मतलब हुआ तो कम जो प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter of solution is called molarity. What is the molarity? तो number of mole of solute, मतलब कोई ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट, जैसे मान लो ये चीनी मिला हुआ है पानी के अंदर, तो ये जो चीनी है ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा, और जो ये वाटर है ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो ये एम्स में लैब टेक एग्जाम में ये इस पे क्वेश्चंस यूनिट्स एंड कैलकुलेशन पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिर से समझिएगा मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity. तो देखिए कैसे इसको हम ड्राइव करेंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ग्राम वेट बटे क्या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बटे क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या वॉल्यूम। क्लियर, जब वॉल्यूम किस में दिया हो, लीटर में दिया हो, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, ग्राम वेट बटे ग्राम
ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम। जब आपका वॉल्यूम किस में दिया हो, ml में दिया हो। जब वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम वेट बट्टे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/v। जब वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या हो जाएगा, ग्राम वेट बट्टे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलिटी का जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोलिटी का यूनिट होगा क्या, मोल पर लीटर। अब मोलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मोलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। दैट मीन्स अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिटी क्या होगा, घटेगा। तो मोलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मोलिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड present in 1 liter solution is called normality। क्या कहा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड, किसका, तो सॉलिड का, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी कहेंगे। तो इसका क्या निकल जाएगा, नॉर्मेलिटी क्या हो जाता है, तो सिंपल सी ग्राम वेट बटे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बटे क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या 1/v। जब वॉल्यूम हो लीटर में, ओके, जो सॉरी हम निकाल रहे हैं नॉर्मेलिटी ना, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम वेट बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/v। ये किसके लिए हो जाएगा, जब वॉल्यूम किस में दिया हो, आपको लीटर में दिया हो। दूसरा, जब अगर ml में दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या निकल जाएगा, जब वॉल्यूम किस में दिया हो, ml में दिया हो। तो नॉर्मेलिटी क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो इसके लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी निकालना पड़ेगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये किस पे, ये जो एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एसिड है, एसिड है, तो एसिड के लिए क्या होगा, एन फैक्टर रिप्लेसेबल होगा किसका, H प्लस आयन का। जैसे HCl है, तो इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जितना होगा उतना एन आ जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए H3SO4 है, तो इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका H3PO4 है, तो इसका जो एन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एसिड के लिए क्या होता है, एसिड के लिए एन फैक्टर रिप्लेसेबल होता है किससे, H प्लस आयन से। तो
जो n फैक्टर है वो डिपेंड किस पे करता है तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। जैसे सपोज करें बेस के लिए, अगर बेस है तो उसका n फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ बेस है तो n फैक्टर जो है रिप्लेसेबल किस में होगा, OH माइनस में रिप्लेसेबल होगा। जैसे मान लीजिए आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ OH कितना है तो 1, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है, तो यहाँ पे n का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेस के लिए n फैक्टर जो होता है रिप्लेसेबल होता है OH माइनस में। क्लियर? अगर सॉल्ट है तो n फैक्टर कितना, सॉल्ट अगर नमक है, सॉल्ट है, तो इसके लिए जो n फैक्टर होगा टोटल प्लस चार्ज लेंगे, टोटल प्लस चार्ज या तो क्या निगेटिव चार्ज लेंगे। अगर मान लीजिए अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गेन और कितना लॉस कर रहा है, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, n फैक्टर निकालेंगे। तो n फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना परसेंट है कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है डाइल्यूशन फार्मूला, नेक्स्ट आपका आ जाएगा डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन होता है क्या है, जब हम किसी सॉल्यूशन को पानी मिलाकर डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं पानी। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाकर क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हम डाइल्यूट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सॉल्यूट की मात्रा जो इसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो इसके अंदर मिला हुआ है, जैसे चीनी पानी है, तो चीनी की जो मात्रा है, जो सॉल्यूट की मात्रा है, वो सॉल्यूट की मात्रा क्या है, आपका सॉल्यूट का क्वांटिटी क्या है, सेम है। सॉल्यूट का क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वाटर ऐड करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फिर से समझिएगा, डाइल्यूशन, जब हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाकर डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूट की मात्रा सेम रहती है, बट वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए डाइल्यूशन के लिए क्या है, C1V1 इक्वल टू C2V2, C1V1 इक्वल टू C2V2, या M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। तो देखिए जो ये C1 है और M1 है, C1 एंड M1, ये क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और C2 M2 क्या है आपका फाइनल कंसंट्रेशन। ये C1 और M1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, C2 M2 क्या है फाइनल कंसंट्रेशन है, और V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो डाइल्यूशन का फार्मूला क्या हो जाता है, C1C2 इक्वल टू C2V2 और M1V1 इक्वल टू M2V2। तो ये था डाइल्यूशन। तो यही था आज का टॉपिक, यूनिट्स एंड कैलकुलेशन।